जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 25। आज के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन चैप्टर 14 जो है हमारा, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 डिस्कस करना है और 5 डिस्कस करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में क्या हम सीख रहे हैं? ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ रिप्लाईज। ठीक है, ये हमने पार्शली कल स्टडी किया था, रिमेनिंग पोर्शन आज इसका कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम सीखेंगे, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करे कि वो कंफर्मेशन लेटर सेंड करने की इजाजत ना दे, कंफर्मेशन लेटर सेंड करने से इनकार कर दे, तो उस सूरत में ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जितना टाइम होगा हमारे पास, ये दोनों कंसेप्ट स्टडी करने के बाद इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको याद है अभी तक हमने इस चैप्टर का कोई एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया। आपने शायद किया होगा होम असाइनमेंट में, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद जो टाइम एंड पे बचेगा उसमें हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ रिप्लाईज। हम सीख क्या रहे हैं? कंफर्मेशन लेटर सेंड किया क्लाइंट कंफर्मिंग पार्टी को, और कंफर्मिंग पार्टी का कोई ना कोई रिस्पॉन्स आया, तो हम देख रहे हैं कि उस रिस्पॉन्स क्या आ सकता है और उसके जवाब में हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। एग्जाम में हमें वो इन्हीं रिस्पॉन्स में से कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। ये एग्जामिनर का फेवरेट कंसेप्ट है कि वो हमें बताता है कि जी आपने लेटर सेंड किया और ये जवाब आया, अब बताइए इस जवाब के नतीजे में आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो हम जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज उनको कवर कर रहे थे, एक पॉसिबिलिटी पहले क्या थी कि जवाब आए और एग्रीमेंट हो। इसका मतलब क्या है? हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, मजीद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने। फिर दूसरी सिचुएशन क्या थी? जवाब आया और डिसएग्रीमेंट था। इसका मतलब क्या है कि हमने जो बैलेंस भेजा उसने वो कंफर्म नहीं किया, उसकी बजाय कम या ज्यादा कोई भी डिफरेंट बैलेंस कंफर्म कर लिया। तो जब कभी डिसएग्रीमेंट होता है, हमने केस स्टडी के पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि क्या उसने उस डिसएग्रीमेंट की रीजन बताई है कि नहीं बताई। जब प्रैक्टिकली भी जब हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं ना, तो उस पार्टी को लिखते हैं कि अगर आपका बैलेंस हमारे बैलेंस से डिफरेंट होना, तो आपके ख्याल में जो भी रीजन ऑफ डिफरेंस है, जिस इनवाइस का फर्क है, जिस ट्रांजैक्शन का फर्क है, वो हमें लिख दीजिए, वो रीजन के तौर पे हमें लिख दीजिए। प्रैक्टिकली जब कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं उस पार्टी को क्या कहते हैं? बैलेंस कंफर्म कर दें। अगर बैलेंस डिफरेंट हो तो जो रीजन ऑफ डिफरेंस होगी, हो सकता है कुछ कैश उसने भिजवाया हो और वो रिकॉर्ड ना हुआ हो सकता है कोई शिपमेंट इस तक ना पहुंची हो सकता है किसी डिस्पैच पे कोई डिस्प्यूट हो, क्वांटिटी का डिफरेंस हो, या कुछ भी और रीजन हो सकती है। तो जो भी रीजन है, हम कंफर्मिंग पार्टी से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर डिफरेंस है तो बताओ कितनी अमाउंट का डिफरेंस है और ये भी किस चीज का डिफरेंस है। तो एग्जाम में दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है आपको सिर्फ ये बताया कि डिफरेंस है, जनरली बताया कि आपने लेटर सेंड किया, जवाब आया और वो डिफरेंट था। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? वो डिफरेंस के साथ साथ ये भी बताए डिफरेंस किस चीज का है, यानी स्पेसिफिक रीजन भी बताए। और ये मैंने आपको बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर जनरल रीजन है, उसने जनरल बताया कि डिफरेंस है, तो जो हमारे प्रोसीजर्स होंगे वो भी जनरल होंगे। और अगर उसने कोई स्पेसिफिक रीजन बताई हुई है क्वेश्चन में, तो हमारे प्रोसीजर जो होंगे वो भी क्या होंगे? वो स्पेसिफिक होंगे। ये कल हमने डिस्कस किया था ना। जनरल अगर वो बताता है आपने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, क्लाइंट ने जो बैलेंस कंफर्म किया वो डिसएग्रीमेंट था, तो हमारे जनरल प्रोसीजर्स क्या होंगे? हमने कहा था क्लाइंट से रिकंसिलिएशन बनवाएंगे, देखेंगे उस रिकंसिलिएशन में जो क्लाइंट ने आइटम्स आइडेंटिफाई की है वो टाइमिंग डिफरेंस है, या कि मिस स्टेटमेंट इन कंफर्मिंग पार्टी रिकॉर्ड है, या मिस स्टेटमेंट इन क्लाइंट है। अगर मिस स्टेटमेंट इन क्लाइंट है तो फिर फर्दर ये भी देखेंगे कि वो वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल या रिस्क ऑफ फ्रॉड को तो इंडिकेट नहीं कर रहा। अगर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल या फ्रॉड को इंडिकेट कर रहा है तो मिस स्टेटमेंट तो है ही है, साथ ही साथ हमारा रिस्क भी हो जाएगा। क्लियर? कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना कि अगर कंट्रोल्स ओवर कैश रसीड वीक हैं और कोई कैश आया जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये मिस स्टेटमेंट तो है ही है, ये कंट्रोल्स ओवर कैश भी वीक है। या कोई कैश आया, कैशियर ने उसको खर्च कर लिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, मिस स्टेटमेंट तो है ही है कि कैश आया, रिकॉर्ड नहीं किया, साथ ही साथ फ्रॉड भी है, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज होगा। ये क्लियर हुआ हमारा जनरल के बाद नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोसीजर। अच्छा, स्पेसिफिक प्रोसीजर में बहुत सी रीजन हो सकती है। आपने इसमें स्किल ये डेवलप करनी है कि उसकी स्पेसिफिक रीजन के लिहाज से प्रोसीजर बताने आ जाए। जिसको ये स्किल आ गई सारा जी, तो स्पेसिफिक प्रोसीजर, स्पेसिफिक रिस्पांस के केस में जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जिस स्टूडेंट ने इसको सीख लिया वो इस चैप्टर का मास्टर हो गया, उसकी इस चैप्टर पे ग्रिप आ गई।
इस चैप्टर में जो सबसे अहम स्किल सीखने वाली है ना, बाकी सारे रटा है, वो याद कर लेंगे आप, वो हैंडल हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे अहम स्किल क्या है इस चैप्टर में कि स्पेसिफिक जब रिस्पॉन्स आए तो आपने ये डिसाइड करना है कि इसमें आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे। इसमें कुछ मैंने रीजंस आपके साथ शेयर की थी, आपको जो नोट्स दिए गए हैं पेज 187, इसके ऊपर पेज 187 के ऊपर कुछ। हाँ, अगर हाइब्रिड क्लास में मेरी आवाज आ रही है तो मुझे किसी स्टूडेंट की आवाज सुनवा दीजिए, किसी स्टूडेंट की आवाज सुनवा दीजिए, मैं स्टूडेंट से कंफर्म करना चाहता हूं। ओके, शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब ये नोट्स में पेज 187 है, इसमें आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं डिसएग्रीमेंट की। लेकिन याद रखें ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, ये लिस्ट सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि कोई भी सिचुएशन में आपने किस तरीके से सोचना है। जैसे फर्ज कीजिए जवाब आया, हमने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, ये सारे बेसिकली हमने डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया और उसका जवाब आया। हमने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया और जवाब क्या आया, उसने कहा दिस अमाउंट वाज पेड ऑन December 28, ये रेंट 31 नंबर है, दिस अमाउंट वाज पेड ऑन। अब मुझे बताइए उसने एंट्री कर ली क्रेडिटर्स डेबिट कैश क्रेडिट, डेटर ने, हमारे क्लाइंट ने क्या ये एंट्री की हुई है कैश डेबिट डेटर क्रेडिट? नहीं की। कैसे पता चला नहीं की होती तो डेटर आता ही ना, हम कंफर्मेशन लेटर सेंड ही ना करते। तो उसने एंट्री दे, तो आपके ख्याल में ये क्या है? पहले तो सोचे ये इशू क्या है, ये क्या इशू है? टाइमिंग नहीं, टाइमिंग डिफरेंस में किस चीज का इशू है? कैश इन ट्रांजिट के गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट इशू हमें पता चल गया, कैश इन ट्रांजिट। लेकिन अब आपने इसको वेरीफाई भी तो करना है कि ऐसा है कि नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे? हम देखेंगे अगले साल के ये कैश रिसीव हो गया कि नहीं। अगर अगले साल कैश रिसीव हो गया इसका मतलब है ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, ठीक है। और अगले साल कैश रिसीव नहीं हुआ इसका मतलब कोई गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर आपने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, उसने कहा भाईजान हमने तो 28 तारीख को 10 लाख का चेक भिजवा दिया, आपने कहा अच्छा, आपने कंपनी से कहा कि रिकॉर्ड में देखे 10 लाख का चेक आया कि नहीं, 10 लाख का चेक आ गया था। आपकी तसल्ली हो जाएगी कि साथ डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक भी देखेंगे? नहीं, चेक आ गया काफी नहीं है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक भी देखेंगे। अच्छा, असूली तौर पे चेक किस डेट का होना चाहिए? ये 31 दिसंबर से पहले वाला के बाद वाला? बाद वाला, क्योंकि बाद वाला होगा तो इसका मतलब है ये टाइमिंग डिफरेंस है। अगर 31 दिसंबर से पहले चेक रिसीव हो गया तो इसका मतलब है इसकी एंट्री 31 दिसंबर से पहले हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। ये मिस स्टेटमेंट है, मिस डेटर नहीं होना चाहिए था। शाबाश, ये मिस स्टेटमेंट है। ये समझ आई बात की? इंटरप्रिटेशन समझ आई? अच्छा, मुझे बताइए अगर इसी तरह वो कहे कि वी रिसीव दीज गुड्स ऑन January 3, इसका मतलब क्या है कि हमारे क्लाइंट ने सेल कर दी, एंट्री पास कर दी, डेटर्स डेबिट। ये थोड़ा सा सोचना है, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेट का मसला है, जरा सोचना है। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कब की पास? ये रेंट से पहले, और कंफर्मिंग पार्टी ने नहीं एंट्री की, उसे 30 जनवरी को रिसीव हुआ। ये क्या गुड्स, ये तो आपने एनालिसिस कर लिया ना गुड्स इन ट्रांजिट। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कोई प्रोसीजर भी बता दे। आप इसका गुड, आप दो चीजें देखेंगे, एक इसका गुड डिस्पैच नोट देखेंगे और दूसरा गुड्स डिस्पैच नोट में डेट देखेंगे। एक देखेंगे गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं, और दूसरा क्या देखेंगे? गुड डिस्पैच नोट की डेट। भाई गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं, इससे पता चलेगा ट्रांजैक्शन जेन्युइन है कि नहीं। लेकिन अगर गुड डिस्पैच नोट है, इसकी डेट देखने की क्या जरूरत है? मिस स्टेटमेंट। अच्छा, असूली तौर पे बताइए, असूली तौर पे यहाँ पे सोचना है, असूली तौर पे बताइए गुड डिस्पैच नोट पे कौन सी डेट होनी चाहिए? ये रेंट से पहले वाली, क्योंकि ये रेंट से पहले गुड डिस्पैच हुई है तो फिर टाइमिंग डिफरेंस बनता है। लेकिन अगर ये रेंट के बाद गुड डिस्पैच हुई है तो फिर तो ये टाइमिंग डिफरेंस है ही नहीं, ये तो ट्रांजैक्शन इस साल की है ही नहीं। क्लाइंट ने चालाकी दिखाते हुए अगले साल की सेल्स इस साल में रिकॉर्ड कर ली है, अगले साल की सेल इस साल में रिकॉर्ड कर लिया, तो ये मिस स्टेटमेंट हो गई ना। तो मुझे बताइए, जब कभी टाइमिंग डिफरेंस होगा आप सिर्फ ये देखेंगे गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं, कि उसकी डेट भी देखेंगे। शाबाश। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगला रिस्पॉन्स आया, वही है, वो कहता है हमने तो ये 4 महीने पहले ही पेमेंट कर दी थी, क्या अभी टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है? अब क्यों नहीं हो सकता? टाइम ज्यादा। इसका मतलब क्या है? कैशियर ने मिस, कैशियर ने पैसे खा गया रिगार्डिंग।
ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे तो हम कहेंगे उसने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। अगर कह दे, बाज़ औक़ात किसी क्वेश्चन में ये भी कह देता है कि इक्विवेलेंट अमाउंट BRS में रिकंसाइलिंग आइटम आ रही है, इसका मतलब क्या कि जो 10 लाख डेटर से उसने कहा है ना, डेटर ने कहा मैंने तो 4 महीने पहले ही 10 लाख का चेक दे चुका हूं, तो इसका मतलब है या तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ या किसी गलत जगह रिकॉर्ड हो गया। अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ये फ्रॉड है, और अगर किसी गलत जगह रिकॉर्ड हो गया वीकनेस इंटरनल कंट्रोल और मिस स्टेटमेंट भी है। ठीक है, मिस स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन में कह दे कि 10 लाख बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक अनआइडेंटिफाइड आइटम के तौर पे आ रहा है, तो बताइए ये फ्रॉड है कि मिस? हाँ मिस है, क्योंकि आ तो रहा है ना, कैशियर ने रिकॉर्ड कर दिया लेकिन गलत किया। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को आपने एनालिसिस करना है। याद रखिए क्वेश्चन में कोई भी एक सेंटेंस ऐसा नहीं होता जो बगैर वजह के हो। आपने हर क्वेश्चन के अंदर हर सेंटेंस की रीजन को सोचना है कि उसने ये सेंटेंस मुझे क्यों दिया। अगर क्लाइंट कहे वी आर अनेबल टू कंफर्म बैलेंस, हमें आपका बैलेंस कंफर्म नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है नॉन रिस्पॉन्स है, अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। चलिए, और अगर कंफर्मेशन वापस आ जाए, कंफर्मेशन रिटर्न अनडिलीवर्ड, इसका इसकी एक सॉफ्ट रीजन हो सकती है, एक हार्ड रीजन हो सकती है। किसकी? कंफर्मेशन अनडिलीवर्ड हो। सॉफ्ट रीजन क्या हो सकती है? एड्रेस गलत था। हार्ड रीजन क्या हो सकती है? वो पार्टी ही मौजूद नहीं, फेक पार्टी। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर क्लियर हो गया तो मुझे बताइए, एक क्वेश्चन पूछूंगा, कौन प्रोसीजर बताएगा? कौन प्रोसीजर बताएगा? अच्छा, कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है, एंड वाले भाई में एक में है। जी मेरे भाई आप बताइए, हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, आगे से जवाब आया कि ये डिफेक्टिव इन्वेंट्री थी, हमने इसको ईयर एंड के बाद रिटर्न कर दिया हुआ है, इसीलिए हमने रिवर्सल डाल दिया, हमने ये पैसे नहीं देने। समझ आ गई भाई? हमने रिसीव करना था, क्लाइंट के रिकॉर्ड में रिसीवेबल था डेटर्स 10 मिलियन से, डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब ये आया सर हमने इनको 1 रुपया भी नहीं देना। नीचे रीजन में उसने ये कहा कि हमने इनसे 10 लाख इन्वेंट्री खरीदी जरूर थी, लेकिन वो इन्वेंट्री डिफेक्टिव थी, जो हमने ईयर एंड के बाद उस इन्वेंट्री को रिटर्न कर दिया। तो बताइए, हमारे साल में रिटर्न ही नहीं है, ये एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट समझते क्या होता है? एडजस्टिंग इवेंट समझते क्या? एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? सही, हाइब्रिड का कैमरा ये बार बार ऑफ क्यों हो रहा है? ये उनसे पूछे, उनसे हैंडल हो भी रहा है कि नहीं मसला जी। तो एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? जो ईयर एंड के बाद अगर हुआ लेकिन हमने इस साल रिकॉर्ड करवाना। कितने स्टूडेंट्स को एडजस्टिंग इवेंट का नहीं पता? अच्छा चले कोई बात नहीं, एडजस्टिंग इवेंट की कहानी सुन ले। फिर हमारा जनरल रूल होता है कि जो जिस साल की ट्रांजैक्शन है उसी साल रिकॉर्ड होगी। जनरल रूल क्या है? उसी साल रिकॉर्ड होगी। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन बड़ी अजीबोगरीब होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन बड़ी अजीबोगरीब होती, वो अगर अगले साल होती हैं, रिकॉर्ड इस साल होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन है ना, अजीब बात है कि नहीं है? अगर अगले साल होगी, रिकॉर्ड इस साल होगी। कंसेप्ट समझ आया? केस स्टडी में कंसेप्ट नहीं, एग्जांपल पूछेगा। एग्जांपल्स भी बता दूं आपको। एग्जांपल्स किस चीज की? एडजस्टिंग इवेंट की। एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं? एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं? जो अगर अगले साल में होंगे, रिकॉर्ड इस साल में होंगे। एग्जांपल्स नोट कर लें, एग्जांपल्स नोट कर लें, इस शर्त के साथ कि आज के बाद ये एग्जांपल्स कभी भूलेंगे नहीं। एडजस्टिंग क्या लिखे? एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट। I will always remember. Examples of adjusting event, I will always remember. लिख लिख लिख, ये कंसेप्ट का हिस्सा है। I will always remember. पहली एग्जांपल, बैंकरप्सी ऑफ डेटर। ये रेंट के बाद डेटर बैंकरप्ट हो जाए, अगले साल हुआ है, इस साल रिकॉर्ड करेंगे। बैंकरप्सी ऑफ डेटर, बैंकरप्सी। दूसरी एग्जांपल,
बैंकरप्सी ऑफ डेटर, बैंकरप्ट डेटर ही होगा ना, बैंकरप्सी ऑफ डेटर। दूसरी एग्जांपल, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट या सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट कर ले कि आपको पता चले ये रेंट के बाद क्या पता चला कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई। पता ये रेंट लेकिन रिकॉर्ड ये रेंट पे करना, रिकॉर्ड ये रेंट पे करना, क्या कर भूल जाते, भूल जाएगा, ये भूल जाएगा, ये बार बार पूछेगा एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है। एग्जांपल कितनी एग्जांपल बताइए अभी, कौन कौन सी? बैंकरप्सी ऑफ डेटर, दूसरा एनआरबी ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, तीसरा डिसीजन ऑफ लीगल केस, केस का फैसला आएगा बाद में, आएगा बाद में, एडजस्ट पहले करना होगा और ये भूल जाएगा, ये भूल जाएगा, भूल जाए। अच्छा, उस जगह पे लिख रहा है जहां पे फिर कभी जिंदगी में दोबारा नजर ही ना पड़े। ये इतनी काम की बातें, इनके लिए ना आपके पास एक गोल्डन बुक होनी चाहिए, गोल्डन नोटबुक। ये सारी चीजें आपको उसमें नोट कर, ये वो चीजें हैं जो केस स्टडीज के लिए अहम है, केस स्टडी के लिए अहम है। और आप उसे रूटीन का जो मैटर होता है उसके भी किसी कोने खुदरे में छाप देते हैं, वो पता ही नहीं चलता। बहरहाल मर्जी आपकी, बताना मेरा फर्ज था, मर्जी आपकी। 3 एग्जांपल हो गई, कौन कौन सी एग्जांपल हो गई? बैंकरप्सी ऑफ डेटर, दूसरी एनआरबी ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, तीसरी डिसीजन ऑफ लीगल केस, चौथा रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री। ये रेंट के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हुई, ये भी क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। ये भी क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इवेंट। और एक और बड़ी अजीब सी एग्जांपल है, गोइंग कंसर्न इश्यूज, गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न इन। ये बहुत बड़ा मुश्किल केस स्टडी सेट की ना, उसने फिर पूछेगा, वरना ऊपर वाले 4 में खेलता है। नॉर्मली हमारे सिलेबस में ऊपर वाली 4 एग्जांपल को टेस्ट करता है। डिफेक्टिव, तो मुझे बताइए ये रेंट के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हुई, केस स्टडी में क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या है? इन्वेंट्री रिटर्न बाद में हुई है, रिकॉर्ड इसको ये रेंट पे करना है। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या है? इन्वेंट्री रिटर्न बाद में हुई है, रिकॉर्ड इसको ये रेंट पे करना है। बताइए क्या करेंगे? क्या सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्वेंट्री को एनआरवी पे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये तो आपने बता दिया अकाउंटेंट का काम। अब ऑडिटर का कैसे इंश्योर करेंगे कि एनआरवी इन्वेंट्री की क्या है? भाई इन्वेंट्री की एनआरवी कैसे पता चलेगी आपको? इन्वेंट्री के ऊपर लिखी होगी क्या? तो कैसे पता चलेगी किस अमाउंट में? मार्केट से। बट ठीक है, इतनी एग्जांपल काफी है। क्लियर होगी ये बात? तो इस तरीके से वो हमसे स्पेसिफिक एग्जांपल देके, अब ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स वाला बात समझ आ गई। कल भी इसके ऊपर हमने टाइम लगाया था, आज भी लगाया। इसका मतलब है कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगी जी। सेल ऑफ इन्वेंट्री ब्लॉक, हाँ जी बिल्कुल, अगले साल दी है तो इसका इन्वेंट्री तो पिछले साल थी ना, पिछले साल की इन्वेंट्री अगले साल कॉस्ट से कम पे बेची है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट है, वो एडजस्टिंग इवेंट है। टीमिंग एंड लेडिंग कहते हैं जो कैशियर फ्रॉड करता है उसे कहते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। टीमिंग एंड लेडिंग, आपने उर्दू में एक मुहावरा हरगिज नहीं सुना होगा। उर्दू में मुहावरा है अहमद की टोपी महमूद के सर, नहीं सुना ना मुहावरा? इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मैं कैशियर हूं, ये सारे बैंक में कस्टमर्स हैं, इन सब ने पैसे जमा करवाए हुए हैं। मुझे बताइए पैसे 100 कस्टमर ने जमा करवाए हैं, लेकिन पैसे निकलवाने के लिए 100 के 100 कस्टमर इकट्ठे तो नहीं ना आते, कुछ हमेशा कुछ आते हैं और कुछ नहीं आते। इसने पैसे जमा करवाए, मैंने जुए में उड़ाए। इसने पैसे जमा करवाए, मैं दुबई का विजिट लगाया। अब उसने पैसे जमा करवाए, मैंने अकाउंट में जमा करवा लिए। बाकी 10 कस्टमर ने पैसे जमा करवाए, मैंने अकाउंट में जमा करवा दिए। अब होगा क्या? ये भाईजान पैसे निकलवाने आएंगे, लेकिन इनके पैसे तो मैं खा चुका हूँ, इनके अकाउंट का बैलेंस तो होगा नील। लेकिन जब ये चेक लेके आएंगे ना, मैंने अपने पास रिकॉर्ड रखा होगा इन 2 के पैसे खाए हैं। जब चेक लेने आएंगे बताइए मैं इसका चेक डिसऑनर करूंगा कि नहीं? डिसऑनर करूंगा कि नहीं? नहीं। फिर क्या करूंगा? मैं अहमद के पैसे उठाऊंगा और महमूद के अकाउंट में डिपॉजिट करके इसका चेक क्लियर कर दूंगा। अब अहमद की बारी आ गई। अब अहमद जब चेक लेके आएगा तो क्या होगा? मैं अमजद के अकाउंट से पैसे निकलवाऊंगा, अहमद के अकाउंट में डाल के उसको पेमेंट कर दूंगा। ये है टीमिंग एंड लेडिंग। ये फ्रॉड करता है कैशियर, कैशियर। और पता है कब पकड़ा जाता है? पता है कब पकड़ा जाता है? एक अगर ऑडिटर आए, कंफर्मेशन लेटर सेंड करे और वो पार्टीज कंफर्मेशन में आ जाए जिसका अकाउंट खाली है,
तो पकड़ा जाता है। या और कब पकड़ा जाता है भला? जिस दिन ये छुट्टी कर लेगा कैशियर जी, और दूसरा बंदा कैश लेने आ गया, और दूसरा इसकी जगह पे बैठा, उसने हिसाब किताब लगाया होगा, वो तो कह देगा भाई आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, और अकाउंट होल्डर शोर मचा देगा, पैसे क्यों नहीं, पिछले हफ्ते जमा करवा के गया हूं। फिर वो, इसीलिए याद रखे, फ्रॉड करने वालों की एक खसूसियत बताता हूँ, कभी छुट्टी नहीं करते। आज से पहले आपने यही सुना होगा, छुट्टी ना करना बहुत अच्छी बात होती है। हमारे ऑडिट में एक कंट्रोल होता है मैंडेटरी रोटेशन। मैंडेटरी रोटेशन का मतलब है एम्प्लॉइज को एक जगह पे ज्यादा अरसे ना बैठने दें, उनको शिफ्ट करते रहें, ताकि उस पोजीशन में बैठ के वो जो 2 नंबरिया कर रहा है ना, नया बंदा आए तो पता चल जाए। इसे कहते हैं मैंडेटरी रोटेशन। बहरहाल वापिस टीमिंग एंड लेडिंग क्लियर हो गया। आगे चल, अहमद के पैसे महमूद के अकाउंट में, यह है टीमिंग एंड लेडिंग। डिसएग्रीमेंट का केस क्लियर हो गया। अब कौन सा केस आ रहा है? नॉन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब आया ही नहीं, जवाब आया ही नहीं। सबसे पहले केस स्टडी में देखना है कंफर्मेशन कौन सी सेंड की थी, पॉजिटिव के नेगेटिव। अगर नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड की थी, जवाब नहीं आया, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब एविडेंस मिल गया। पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड की थी, जवाब नहीं आया, फिर देखना है कंफर्मेशन किसको सेंड की थी, डेटर को, क्रेडिटर को, बैंक्स को, लॉयर्स को। कंफर्मेशन किसको सेंड की थी? जिसको सेंड की थी उस लिहाज से प्रोसीजर होंगे, अन्य वहां प्रोसीजर नहीं छाप देना। नॉन रिस्पॉन्स के केस में क्या करना है? अल्टरनेटिव। अगर पॉजिटिव का अल्टरनेटिव प्रोसीजर, अल्टरनेटिव प्रोसीजर डिपेंड करेंगे किस पे? कंफर्मेशन किस पार्टी को सेंड की थी। मुझे बताइए, अगर डेटर को अकाउंट रिसीवेबल को कंफर्मेशन सेंड की थी, जवाब नहीं आया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या होंगे? अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लो। अब ये अकाउंट स्टेटमेंट क्या होती है? अकाउंट स्टेटमेंट, आपने वो फर्क पूछा था चैप्टर 3 में, सर अकाउंट स्टेटमेंट में और बैंक कंफर्मेशन में क्या फर्क है? बैंक कंफर्मेशन वो कंफर्मेशन है जो एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक ऑडिटर को भेजता है, उसे कहते हैं बैंक कंफर्मेशन। और अकाउंट स्टेटमेंट वो होती है जो हर मंथ बैंक अपने अकाउंट होल्डर को भेजता है। अगर आप में से किसी का अकाउंट हो बैंक में, तो आपको अंदाजा होगा कि बैंक हर महीने आपको ईमेल भेजता है अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी, वो है अकाउंट स्टेटमेंट। लेकिन वो क्लाइंट को भेजता है और फिर क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बैंक कंफर्मेशन, अकाउंट स्टेटमेंट बैंक कंफर्मेशन नहीं है। अब बैंक कंफर्मेशन क्या है फिर? वो जो डायरेक्टली बैंक ऑडिटर को सेंड करता है ऑडिट प्रोसीजर के तौर, वो बैंक। तो बैंक कंफर्म, दोनों में से कौन सी ज्यादा रिलायबल है? बैंक। क्यों? एक्सटर्नल है, डायरेक्ट है, सॉरी एक्सटर्नल तो दोनों है, वो डायरेक्ट है। लेकिन कंफर्मेशन का जवाब नहीं आया, नो रिस्पॉन्स, क्या करे? तो लेस रिलायबल की तरफ मूव कर जाए, एविडेंस की तरफ। बैंक कंफर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, क्या करें? अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लें। बैंक ने अकाउंट स्टेटमेंट तो भेजी होगी ना, या डेटर्स भी एक दूसरे को, क्रेडिटर्स भी एक दूसरे को अकाउंट स्टेटमेंट भेजते हैं, वो अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें। डेटर और क्रेडिटर के केस में क्या करें? अकाउंट स्टेटमेंट चेक। यानी डेटर को पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड की थी, जवाब नहीं आया, स्टेप नंबर 1 क्या करें? अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर ले कि अच्छा 31 दिसंबर का बैलेंस डेटर ने हमें कंफर्म नहीं किया, लेकिन क्लाइंट को अकाउंट स्टेटमेंट भेजी होगी, उसमें से बैलेंस उठा लें। ये भी एक एविडेंस है, लेस रिलायबल क्योंकि इनडायरेक्ट है, लेकिन एविडेंस तो है ना। अकाउंट स्टेटमेंट में बैंक कंफर्मेशन फर्क समझ आ गया? अब पूछेंगे तो नहीं, आगे चल क्या पूछेंगे? बताओ एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल बताओ, एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल बताओ, जल्दी बताओ। सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, इसको दूर लगा, इसको मैंने कहा था ना याद करना, कहा था कि नहीं कहा था? तो 4 एग्जांपल, 5 एग्जांपल बल्कि बताइए, ये कभी नहीं भूलनी एडजस्टिंग इवेंट की, और ना ही अकाउंट स्टेटमेंट और बैंक कंफर्मेशन में फर्क भूलना है। अकाउंट स्टेटमेंट क्लियर हो गई, फिर इसके बाद कैश रिसीव्ड, क्या ये रेंट के बाद डेटर से कैश रिसीव होना इस बात का एविडेंस है कि ये रेंट पे रिसीवेबल था? देख लो ना, डेटर अगर ये ना बताए कि मैंने आपके ये रेंट पे 10 लाख दे दिए हैं, लेकिन 10 लाख का चेक दे दे। अच्छा नॉर्मली कैश, प्रैक्टिकली बता दूं आपको, कैश आता है लेकिन सारी की सारी अमाउंट का नहीं आता, ठीक है? 10 लाख रिसीव करना था, 2, 4, 5, 6 लाख का आ जाएगा। जितनी अमाउंट का कैश नहीं आया फर्ज कीजिए, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेंगे।
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चेक करेंगे? डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चेक करें? एग्रीमेंट, सेल्स एग्रीमेंट, सेल इनवॉइस, गुड डिस्पैच नोट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर। कट ऑफ परफॉर्म करेंगे, कट ऑफ चेक करेंगे, कट ऑफ टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? कट ऑफ का मतलब क्या होता है? ये चेक करना कि इस साल की सेल्स अगले साल में तो नहीं चली गई, अगले साल की सेल्स इस साल में तो नहीं आ गई, ये चेक करेंगे। क्योंकि अगर कट ऑफ सही नहीं है तो डेटर भी सही नहीं है। लेकिन एक मिनट, हरे कट ऑफ तो होता है सेल्स के ऊपर या परचेज के ऊपर, हम डेटर्स के प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। डेटर्स में कट ऑफ कैसे आ गया? इनडायरेक्टली सेल्स डेटर्स को अफेक्ट करती है, इसीलिए हम कट ऑफ ऑन सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। कट ऑफ ऑन सेल्स किस लिए कर रहे हैं? ताकि इस देख लें, अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट, अगर सेल्स गलत है तो डेटर्स भी गलत होंगे, सेल्स ठीक है डेटर्स भी ठीक है, तो कट ऑफ ऑन सेल्स इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर कोई अमाउंट डिस्प्यूटेड हो तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है? कम्युनिकेशन। अगर कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट हो तो डेटर की और हमारे क्लाइंट के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, जिसमें डेटर बता रहा हो भाई ओवर इनवाइसिंग करते हो, ये पिछले महीने इनवाइस भेज दी थी, दोबारा डुप्लीकेट इनवाइस बना के भेज दिया, या सेट मुझे तुमने 10 भेजे हैं, बिल 20 का बना के भेज दिया है, या चीज मैंने कुछ और मंगवाई थी, ब्लैक कलर में मंगवाई थी, तुमने ग्रे में भेज दिया है, या चीज मैंने ठीक मंगवाई थी, तुमने डिफेक्टिव भेज दिया है, मैं ये पैसे नहीं अदा कर रहा। जो भी इशू है वो हमें कॉरेस्पॉन्डेंस से पता चल जाएगा, जिससे अगर किसी रिसीवेबल की प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत है तो वो कर लेंगे। ये सारे प्रोसीजर कब परफॉर्म करने हैं? जब रिस्पॉन्स। अब ये भाई जो मुतमिन होके बैठे हुए हैं, ये भाई मुझे बताएंगे, लेक्चर गौर से सुना कि और कोई नहीं बोलेगा। मुझे ये बताइए, अगर हमने डेटर को नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड की और जवाब नहीं आया, हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? कोई भी नहीं करना। क्यों? हाँ? क्या कंफर्म हो गया? नेगेटिव कंफर्मेशन रिस्पॉन्स ना आना। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा चलें, अब दूसरा सवाल पूछें। अगर हमने क्रेडिटर को पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड की है, जवाब नहीं आया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताइए। और कोई नहीं बताएगा। परचेज इनवॉइस चेक करेंगे, ये रेंट के बाद कैश पेमेंट चेक करेंगे। और भी बताओ, अकाउंट स्टेटमेंट वाला बताओ। अकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिटर के केस में अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, कैश पेड है, डॉक्यूमेंट चेक कर ली। कट ऑफ किस पे? सेल्स पे। और क्रेडिटर का केस पूछा है परचेजेस पे। शाबाश। एग्जाम में आपने इसी चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का? कंफर्मेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और किस चीज का? भेजी किसको? डेटर्स को कि क्रेडिटर्स को कि बैंक को? के ये ना डेटर्स को भेजे, आप क्रेडिटर के प्रोसीजर पूछ दें। नॉर्मली स्टूडेंट ने डेटर के प्रोसीजर याद किए होते हैं और वो केस स्टडी में क्रेडिटर पूछ लेता है, स्टूडेंट डेटर के छाप आते हैं, और हालांकि अच्छा भला कंसेप्ट आता होता है। 0 नंबर क्या कि सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने क्रेडिटर लिखा हुआ था, डेटर करके आ गए। भाई ये बात समझ आ गई? अगर एक की अल्टरनेट प्रोसीजर याद कर लिए ना, दूसरे के भी तकरीबन वही हैं, तकरीबन वही है, स्वाय डिस्प्यूटेड के। क्योंकि डेटर्स की हम प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर्स की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते, पता है ना। लेकिन केस स्टडी में ध्यान से देखना, डेटर का केस है, क्रेडिटर का के, लॉयर का के, बैंक का। अगर लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया, नो अल्टरनेटिव प्रोसीजर, बैंक। और इसी तरह बैंक में भी जवाब नहीं आया तो दोबारा कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे। क्लियर? अगर मुझे ये बताइए, अच्छा नॉन रिस्पॉन्स से अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए, उससे भी एविडेंस नहीं मिला, कहानी को आगे लेके चलते हैं ना। ये तो वो अल्टरनेटिव पर पार्ट 1 में उसने पूछा कि बताओ डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया था, जवाब नहीं आया, क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर होंगे? आपने प्रोसीजर बता दिए। पार्ट 2 में पूछ रहा है क्या कि इन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल सका। अब ये स्कोप लिमिटेशन है। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर इफेक्ट परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन। याद है ना टाइप्स ऑफ ओपिनियन? ये नॉन रिस्पॉन्स क्लियर हो गया। क्लियर? आगे चले। आगे 3 छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। अगर जवाब इनडायरेक्ट आया, यानी पार्टी ने क्लाइंट को जवाब दे दिया, क्लाइंट ने हमें दे दिया, क्या करें?
पार्टी से डायरेक्ट जवाब मांगे, डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट जवाब दे दे तो अच्छी, अगर डायरेक्ट जवाब ना दे तो ये नॉन रिस्पॉन्स समझा जाता है। अगर डायरेक्ट जवाब ना मिले तो ये क्या समझा जाता है? क्योंकि बाय डेफिनेशन देखे इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है। डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को डायरेक्ट होना चाहिए, तो जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्ट नहीं है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही नहीं है। इसलिए इनडायरेक्ट कंफर्मेशन हो, हमने क्लाइंट को क्या कहना है? डायरेक्ट भेजो। डायरेक्ट भेज दे तो अच्छी बात, डायरेक्ट ना भेजे तो हम कहेंगे नॉन रिस्पॉन्स है, स्कोप लिमिटेशन है। आगे स्कोप लिमिटेशन के आगे बताएं क्या कहना है? स्कोप लिमिटेशन के आगे ये तीसरी लाइन में जो स्टूडेंट बैठे हैं इनको माइक दीजिए। तीसरी लाइन में कॉर्नर पे जो स्टूडेंट बैठे हैं इनको माइक दीजिए। जी भाई बताइए, अगर हमें इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स था, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स था, हमने कहा नहीं डायरेक्ट भेजो, कंफर्मिंग पार्टी ने डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं भेजा, क्या लिखेंगे आप? ये क्या है बताएं जल्दी से, क्या है ये? क्या है? थोड़ा ऊंची बोलिए, बोल दे भाई मेरे, क्या है? बोल दे क्या है, बोल के मैं आऊं भाई, क्या है यार? और एविडेंस नहीं मिला, कंफर्मिंग पार्टी ने जवाब नहीं दिया, स्कोप लिमिटेशन, शाबाश। आगे क्या लिखेंगे? अगर भाई स्कोप लिमिटेशन के बाद इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी तो बताना है। स्कोप लिमिटेशन की वजह से रिपोर्ट भी तो इफेक्ट होती है, ओपिनियन मॉडिफाई होता है ना। आगे क्या लिखेंगे? दिस इज स्कोप लिमिटेशन। आगे क्या लिखेंगे? इफ इफेक्ट इज मटेरियल तो क्या करना है? इफ इफेक्ट इज मटेरियल तो क्या करना है? ये साथ वाले भाई को बता देते। प्यारे भाई माइक वापस आ पकड़े भाई, वापस। हाँ जी, इन भाई को दे। नहीं, ये साथ ये जो परेशान बैठा है दूसरे कोने पे, हाँ जी, ये व्हाइट शर्ट के साथ, कौन सी शर्ट है? ये आपके साथ, सेंटर वाला नहीं, साथ वाला। ये इसको समझ आ गई, बता नहीं रहा था ये। अब बताए भाई, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है तो क्या होगा? अब मॉडिफाइड रिपोर्ट लगा, पीछे वाला भाई लगा इसको एक आराम से धीरे प्यार से। और मॉडिफाइड रिपोर्ट मना किया हुआ मॉडिफाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से। स्कोप लिमिटेशन है, टाइप ऑफ ओपिनियन नहीं याद करके आया ये। अगर इफेक्ट मटेरियल हो तो कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर इफेक्ट परवेसिव हो तो कौन सा? डिस्क्लेमर ओपिनियन। खुदा का खौफ करे मेरे भाई, खुदा। तो हमने केस स्टडी में जब हमसे प्रोसीजर पूछेगा तो हमने, और अगर एविडेंस नहीं मिला तो उसे इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना चाहिए ना। आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट रिस्पांस क्लियर हो गया? इनडायरेक्ट रिस्पांस होगा तो क्या करना है? और यस सर का क्या मतलब, क्या करना है? इनडायरेक्ट रिस्पांस होगा तो उसे क्लाइंट कहना है डायरेक्ट भेज, डायरेक्ट भेज। क्या कहना है? डायरेक्ट भेज। अगर डायरेक्ट ना भेजे तो नॉन रिस्पांस इज इक्वल टू स्कोप लिमिटेशन। अल्टरनेटिव प्रोसेस एविडेंस नहीं मिला तो स्कोप लिमिटेशन। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो, परवेसिव है तो, शाबाश। ओरल रिस्पांस, अगर लेटर लिखा, उसने फोन करके कहा हेलो, मैं वही बात कर रहा हूं जिसको आपने लेटर भेजा है और हमारी तरफ से हाँ है, मान लेंगे? मान लेंगे। बाय डेफिनेशन ओरल रिस्पॉन्स इज नॉट कंफर्मेशन। बाय डेफिनेशन याद है? 3 पॉइंट ही टिक करवाए थे आपको। डायरेक्ट, थर्ड पार्टी, इन रिटर्न। रिटर्न नहीं है तो कंफर्मेशन नहीं है। क्लाइंट से क्या कहेंगे? रिटर्न भेज। क्या कहेंगे? रिटर्न भेज। अगर रिटर्न भेज दे तो अच्छी बात है, अगर रिटर्न ना भेजे तो नॉन रिस्पॉन्स। अल्टरनेटिव प्रोसीजर, एविडेंस मिल गया तो ठीक, अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस नहीं मिला तो स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट मटेरियल तो, क्वालिफाइड, परवेसिव तो डिस्क्लेमर। इसी तरह कहानी चलेगी। आखिरी ट्विस्ट, अगर जवाब आया और इलेक्ट्रॉनिकली आया, ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए, क्या ये रिटर्न है? रिटर्न है। ब्रैकेट में लिखवाया था ना, ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक। रिटर्न में रिटर्न तो है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट होते हैं। रिलायबिलिटी पे डाउट्स कि ये सही जेन्युइन सोर्स से आया कि नहीं आया। क्या कैसे कंफर्म करें? स्नैपचैट से स्नैप मंगवा लेंगे क्लाइंट। यूजर आईडी देखेंगे, डोमेन क्या है, शाबाश, डोमेन से पता चलेगा, डोमेन से पता चलेगा। कल रिजल्ट कब है? 2 मई को।
और कल आपको ईमेल आ जाए आपका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है, क्या करेंगे? सबको बता देंगे कि पहले ईमेल एड्रेस देख लेंगे @ICAP है कि @hotmail है। अगर @hotmail है तो फिर क्या है? प्रैंक हो गया आपके साथ। तो हमने यही देखना है कि क्या हमारे साथ प्रैंक तो नहीं हुआ। ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा कि ईमेल सही सोर्स से आई है और सिक्योर्ड है। examinations@ICAP.org.pk और उससे जो ईमेल आएगी वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वाली नहीं होगी, वो तो पास वाली होगी ना, पास वाली होगी। हमें तो पास होना चाहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से हमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। किस केस में क्या करना। अच्छा, अब आपको याद है हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, वो सिचुएशंस जिनमें हम कंफर्मेशन यूज नहीं करते, वो सिचुएशंस जिनमें हम कंफर्मेशन यूज नहीं करते, बताई थी भाईजान? बताइए क्या सिचुएशंस हैं? वो कौन से? नॉर्मली तो हर ऑडिटर की दिल्ली ख्वाहिश होती है, आपकी भी दिल्ली ख्वाहिश होगी कि जब से आपने पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में सुना है, जब से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 में इसके फॉर्मेट पढ़े हैं, तो आपकी भी दिली ख्वाहिश होगी कि जिंदगी में कोई एक ऐसा मौका आए कि मैं अपने हाथ से पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर लिख के सेंड करूं पार्टीज को, अपने हाथ से नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर लिख के सेंड करूं पार्टीज को। आपकी भी, हर ऑडिटर की दिली ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऑडिटर कंफर्मेशन को यूज नहीं करते। क्या रीजन हो सकती हैं? आप बताइए। आपने तो देख के रटा लगा लिया होगा ना, आप बताइए जी। Inherent risk and control risk is low. An auditor has obtained evidence about operating effectiveness. चलो ठीक है, inherent risk and control risk is low और balance is immaterial, शाबाश। और exception rate, शाबाश, exception rate। ये तो नेगेटिव कंफर्मेशन का पॉइंट था, ये तो ओमिशन ऑफ कंफर्मेशन का पॉइंट नहीं था। नेगेटिव हाथ जी भाई दोबारा। इनहेरेंट रिस्क इज लो और बैलेंस इज इमटेरियल और एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। और लास्ट क्या था? व्हेन मैनेजमेंट रिक्वेस्ट। ये लास्ट वाला ही हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू सेंड कंफर्मेशन, इसी को दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं व्हेन मैनेजमेंट रिक्वेस्ट नॉट टू सेंड कंफर्मेशन। वो भी वही है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट नॉट टू सेंड कंफर्मेशन, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू सेंड कंफर्मेशन, दोनों एक ही है। मैनेजमेंट ने कहा भाईजान देखिए आपने पहले जितने भी इनवॉइसेस का हमने आपको प्रोवाइड की, आपने जो भी एविडेंस हमसे मांगा हमने बताया, जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया। अब एक आपकी हम इतनी बातें मानते हैं, एक हमारी भी मान लें। क्या ये जो 10 पार्टीज आपने कंफर्मेशन के लिए सेलेक्ट की है ना, 9 को हम साइन करके दे देते हैं कंफर्मेशन सेंड करें, 10वीं को ना सेंड करें, 10वीं को ना सेंड करें, क्या करेंगे आप? इंक्वायर करेंगे, उन्हें कहेंगे 9 को तो साइड पे रखो, पहले 10वीं को डिस्कस कर लेते हैं, 10वीं को क्यों ना सेंड करें? रीजन, जब मैनेजमेंट कहेगी कंफर्मेशन सेंड ना करो, क्या करेंगे हम? रीजन इंक्वायर करेंगे, क्यों, वाई, क्यों कंफर्मेशन सेंड ना करें? मैनेजमेंट रीजन देगी, या तो देखेंगे वो वैलिड रीजन है, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, या रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी। मैनेजमेंट जब हमसे कहेगी कंफर्मेशन सेंड ना करो, मैनेजमेंट से रीजन पूछेंगे, क्यों भाई? या तो वैलिड रीजन होगी, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करें? मानने बात, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें। अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस मिल जाए तो ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस ना मिले तो स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट। अगर स्कोप लिमिटेशन कहानी को आगे बढ़ाएं, बात आगे बढ़ाएं, इफेक्ट मटेरियल है तो इफेक्ट परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर हो गया? और अगर मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं है तो फिर सेंड करेंगे। और अगर मैनेजमेंट फिर भी सेंड ना करने दे, मैनेजमेंट के ऐसी की तैसी करके, हिम्मत है तो करके दिखाओ, फिर हम भी देखते हैं कि तुम कैसे कंफर्मेशन सेंड करते, फिर क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम, हम डायरेक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे अच्छा हम आपके अब्बू जी से बात करेंगे, आप टेस्ट नहीं दे, आप कंफर्मेशन नहीं देने देते, हम अब्बू जी से बात करेंगे। और मैनेजमेंट के अब्बू जी क्या है? दोस्त चार्ज भी गवर्नर।
अगर अबू जी भी ना माने आगे यही बात, इफ स्टिल इशू इज नॉट रिजॉल्व, फिर क्या करना है? फिर स्कोप लिमिटेशन तो है ही है, फिर स्कोप लिमिटेशन तो है ही है। रिपोर्ट मॉडिफाई हाथ कर रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर इफेक्ट मटेरियल स्कोप लिमिटेशन है, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लेकिन अच्छा, पहले यहाँ पे एक सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा, हो ही नहीं सकता सवाल ना आ रहा हो। मैं बता, ऐसे नहीं, मेरा तजर्बा सारा जीरो हो जाएगा अगर ये सवाल आपके ज़हन में ना आ रहा होगा। तो सवाल ये आ रहा होगा कि सर आप कंसेप्ट तो पढ़ा रहे हैं, हम तो अभी ऊपर फंसे हुए हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी और किस में नहीं होगी, है क्या नहीं, किस सिचुएशन में? तो ये ऑडिटर की जजमेंट, ऑडिटर हालात को देख के अंदाजा लगाता है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैनेजमेंट कहे सर हमारा ना उसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो कंफर्म है कि वो आपको जवाब नहीं देगा और जो जवाब देगा वो भी ठीक नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि आप इसको कंफर्मेशन एड्रेस। अब देखिए डिस्प्यूट है तो अंडरस्टूड है, हमें भी समझ आ रहा है कि जिसके साथ अगर इनवाइस का पैसों का झगड़ा है वो कभी भी उन पैसों को कंफर्म नहीं करेगा जिनका झगड़ा है, तो ये एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। लेकिन अगर वो ये कहे कि सर इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ये जवाब नहीं देगा, हमें पता है, आप इसके मुंह ना लगे, छोड़े इसको, दफा करें। आपको हम इसकी जगह पे ना दो अच्छे से डेटर और बताते हैं, वो फौरन आपके कंफर्मेशन का जवाब दे देंगे। बताइए ये वैलिड रीजन है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं, ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। क्लियर? तो अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी तो एज ऑडिटर हमने क्या करना है? कंफर्मेशन को यूज नहीं करना, लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन करना। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, कंफर्मेशन सेंड नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लेना। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए, अनमोडिफाइड ओपिनियन, और अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस नहीं मिला तो ये एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू स्कोप लिमिटेशन। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो, और अगर परवेसिव है तो, और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो इसमें हमारा जो अल्टरनेटिव प्रोसीजर होता है, पता क्या होता है? डायरेक्टर को शिकायत लगाना। डायरेक्टर को शिकायत लगाई, फिर भी ना बात बनी, फिर क्या है? एविडेंस नॉट ऑब्टेन। क्योंकि हम अकेले कंफर्मेशन, जब तक क्लाइंट की मर्जी नहीं होगी ना, हम कंफर्मेशन सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट की ऑथराइजेशन जरूरी होती है कंफर्मेशन सेंड करने के लिए। तो डिस्कस किया, रिजॉल्व नहीं हुआ, स्कोप लिमिटेशन है। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो, परवेसिव है तो। लेकिन यहां पे आपको एक असूल बताता हूं, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड में कोई 50 जगहों पे असूल अप्लाई होता है। असूल अप्लाई ये होता है, असूल ये है कि स्कोप लिमिटेशन की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। कुछ स्कोप लिमिटेशन होती हैं बाय सर्कमस्टेंसेस, कुछ होती हैं बाय मैनेजमेंट। यानी कुछ स्कोप लिमिटेशन होती है जिसमें मैनेजमेंट का कसूर होता है और कुछ में मैनेजमेंट का कसूर। हमने कहा एविडेंस दो, मैनेजमेंट ने कहा सर वो तो आग लग गई, आग सच में लगी हुई है, एविडेंस नहीं मिला, स्कोप लिमिटेशन है। मैनेजमेंट का कसूर है? नहीं। और अगर आग नहीं लगी लेकिन उसके बावजूद भी हम इनवॉइसेस नहीं दिखा रहे, मैनेजमेंट का कसूर है। अब कंफर्मेशन वाली एग्जांपल मुझे बताएं, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है और मैनेजमेंट हमें कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करने दे रही, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है फिर भी कंफर्मेशन सेंड नहीं, स्कोप लिमिटेशन है। बताइए बाय मैनेजमेंट के बाय सर्कमस्टेंसेस? बताइए। अब जरा सोचिए, अब आपकी जजमेंट का क्वेश्चन है। एक है स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस, एक है स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। किसका इफेक्ट, कौन सी ज्यादा सीवियर है? वे एग्री करते हैं? मैनेजमेंट वाली ज्यादा सीवियर है, एग्री करते हैं? पता चल रहा है मैनेजमेंट गड़बड़ कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ स्कोप लिमिट, अगर स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है ना तो सिर्फ रिपोर्ट पे इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है ना, रिपोर्ट पे तो इफेक्ट आएगा, साथ ही साथ हमारे कुछ और चीजें भी इफेक्ट होंगी। क्यों और चीजें इफेक्ट होगी? क्योंकि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का इफेक्ट ज्यादा सीवियर है, हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा। हम कहेंगे वैलिड रीजन कोई भी नहीं, कंफर्मेशन क्यों नहीं सेंड करने दे रहे, कोई झगड़ा भी नहीं है, लगता है ये फेक डेटर है, लगता है ये फ्रॉड है, हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा। एग्री करते हैं इससे? हम मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रीवैल्यूएट करेंगे कि मैनेजमेंट बेईमान लगती है, लगता है इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है,
और आपको पता है फ्रॉड का इफेक्ट किसी एक एरिया पे नहीं होता। ये अगर आपको याद हो किसी जगह पढ़ा था फ्रॉड रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, तो हम मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रीवैल्यूएट करेंगे, इंटेग्रिटी यानी डाउन हो जाएगी, और एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है, इफेक्ट सिर्फ रिपोर्ट पे होगा। अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, इफेक्ट रिपोर्ट पे भी होगा और रिपोर्ट के साथ साथ अदर एरियाज पे भी होगा, जैसे रिस्क, जैसे इंटेग्रिटी, जैसे विड्रॉल, जैसे रिस्क, जैसे इंटेग्रिटी, जैसे विड्रॉल, जैसे रिस्क, जैसे इंटेग्रिटी, जैसे विड्रॉल, जैसे रिस्क, जैसे इंटेग्रिटी, जैसे विड्रॉल। ये जो जिंदा लाशें बैठी हैं ये भी बोले, जैसे जिंदा लाश ने सर उठाया, जैसे रिस्क, जैसे इंटेग्रिटी, जैसे विड्रॉल। तो अब मुझे बताइए, अगर मैनेजमेंट हमसे कहे, रिक्वेस्ट करे कि कंफर्मेशन लेटर को सेंड ना कीजिए, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इंक्वायर रीजन। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर। एविडेंस मिल गया तो, नहीं मिला तो स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट, मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेसिव तो डिस्क्लेमर। और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो दोष आप इक्विवेलेंस को कम्युनिकेट करेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो फिर डुअल इंपैक्ट आएगा, रिपोर्ट पे भी इंपैक्ट आएगा, रिपोर्ट के साथ साथ अदर एरियाज पे भी इंपैक्ट। अदर एरिया से क्या मुराद है? रिस्क, इंटेग्रिटी, विड्रॉल। रिस्क, इंटेग्रिटी, विड्रॉल। भाई क्लियर हो गया? आखिरी क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या लगा सर कंसेप्ट सारी चीजें तो समझ आ गई, याद भी हम कर लेंगे, सिर्फ एक बात नहीं समझ आई, क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी रीजनेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हम क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं? अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है फिर तो हमें क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं देना चाहिए। तो हमें कहता नहीं, हमें इस चीज से गर्ज नहीं है रीजनेबल जस्टिफिकेशन, हमें किस चीज से गर्ज? एविडेंस मिला के नहीं मिला। एविडेंस चाहे रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो, अगर एविडेंस नहीं मिला, स्टैंडर्ड हमें क्या कहते हैं? रिपोर्ट में लिख दो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। भाई क्लियर हुई है बात? समझ आ गई? चलिए अब ऐसा कीजिए, आपके पास 3 मिनट हैं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 इसकी जल्दी से रीडिंग कर लीजिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के क्वेश्चंस आपकी होम असाइनमेंट है, जल्दी से रीडिंग कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए हुए, जल्दी से कर लीजिए जी। पॉज कीजिएगा 3 मिनट के लिए जी। रीडिंग कर ली होगी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हमें कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट जो हमने रीजन इंक्वायर की है, मैनेजमेंट ने जो भी रीजन दी है वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, वो हम उसको चेक करते हैं। हम उसको सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक चेक करते हैं कि मैनेजमेंट क्या। अगर मैनेजमेंट का झगड़ा हो रहा है तो हम ऐसे नहीं कि फौरन ही मान लेंगे, हम कहें कि झगड़ा हो रहा है तो आपकी आपस में कम्युनिकेशन हुई होगी ना, हमें वो कम्युनिकेशन दिखाएं। आग वाली एग्जाम्पल को उसमें हो सकता है अखबार में समटाइम खबर आती है, इंश्योरेंस करवाई होती है तो इंश्योरेंस वालों के साथ कम्युनिकेशन हम कर लेते हैं, ठीक है? तो उनसे हम कुछ ना कुछ याद रखें, एविडेंस जरूर होता है और हमें उसको चेक करना होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1, डिफाइन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जी मेरे भाई जी जल्दी से बताइए, कंफर्मेशन को डिफाइन कीजिए। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस बाय ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इन रिटर्न और ब्रैकेट में ऑन पेपर और लेटर। शाबाश, बेहतरीन। एक्सटर्नल आइडेंटिफाई एनी 4 सिचुएशन वेयर राइटर कैन यूज डायरेक्ट कंफर्मेशन। 4 सिचुएशन बताइए जिसमें राइटर डायरेक्ट कंफर्मेशन यूज कर सकता है। एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सिचुएशंस का है, असर्शंस नहीं है। सिचुएशन पूछा है, असर्शन नहीं है। हाँ, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लॉयर्स, बैंक्स, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं। State and explain the meaning of 4 assertion that relates to direct confirmation of receivable. Existence, accuracy, valuation and allocation, cut off, ये तो 3 rights and obligation, completeness, completeness नहीं, पक्की बात है। क्यों भला? वो तो रिकॉर्डेड अमाउंट से हम सैंपल सेट करते हैं। शाबाश। सिचुएशन नहीं, सिचुएशंस वो इनका क्वेश्चन है
सिचुएशन हमने वो नहीं लिखनी थी, इनहेरेंट रिस्क लो, बैलेंस मटेरियल, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स एविडेंस। इस क्वेश्चन में अगर नॉट का लफ्ज आता ना, फिर वो चीज 4 पॉइंट लिखने थे, क्योंकि वो 4 पॉइंट तब हम लिखते हैं जब कंफर्मेशन यूज नहीं करते। यहाँ पे कह रहा है कैन यूज, जहां पे यूज कर सकता है तो वो एरियाज है, डेटर, क्रेडिटर, बैंक्स। ऐसे 500 पता नहीं कौन सा आइडेंटिफाई 7 मेन टेस्टिंग प्रोसीजर। हाँ 7 से याद आ गया, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिफॉर्मेशन। वन ऑफ दीज इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। यस है ना, है ना। लिस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। Explain one arbitrary assertion that external confirmation supports existence and one arbitrary assertion that external confirmation neatness बेहतरीन। 4. Explain why an item may decide not to carry out a circularization of trade payable। किसने पूछा था? नॉट वाला किसने पूछा था अभी? Not to carry out। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? बताओ कब ऑडिटर कंफर्मेशन नहीं करेगा? नहीं करेगा तो बताइए कब नहीं करेगा? जब इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल कम हो, बैलेंस इन मटेरियल। ठीक है, ठीक ठीक। डिस्क्राइब द प्रोसीजर अप टू डिस्पैच ऑफ लेटर टू इंडिविजुअल रिसीवेबल्स इन रिलेशन टू ए डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑफ रिसीवेबल। प्रोसीजर बताइए, डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑफ रिसीवेबल सेंड करनी है, प्रोसीजर बताइए। शुरू 0 से करना है, कहां तक? डिस्पैच ऑफ लेटर्स तक। यानी कह रहे हैं लेटर डिस्पैच तक बताओ, बाद में जो रिप्लाई आते हैं ना वो वाले प्रोसीजर ना बताना, डिस्पैच ऑफ लेटर तक बताएं। स्टेप 1 में क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं टाइमिंग। स्टेप 2 में कंफर्मिंग एप्रोप्रिएट पार्टी। स्टेप 3 में इंफॉर्मेशन कंफर्म। स्टेप 4 में अच्छा सारी क्लास बोल रही है और भाईजान ऐसे करी जा रहा है ना। क्या सिचुएशन है बताएं। ये अभी सवाल क्या पूछा था? अभी सवाल क्या पूछा था? अभी सवाल जिसका आप जवाब दे रहे थे ना नहीं मैं इससे नहीं बात कर रहा भाई, आपसे बात कर रहा हूँ। सवाल क्या पूछा था? हाँ बताइए, शाबाश। टाइमिंग डिसाइड होती है, फिर कंफर्मिंग पार्टीज है, फिर यस फिर इंफॉर्मेशन भी होती है, टाइप डिसाइड करते हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती है? वाह 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 वाह, पॉजिटिव के नेगेटिव। यही तो पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था। ठीक है, यही तो सवाल था मेरा जो आपने जवाब दे दिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। अच्छा ऐसा करते हैं, आज यहाँ क्वेश्चन 5 एंड कर देते हैं, कल क्वेश्चन 6 से आपने याद करके आने हैं। कल आते ही आपसे सवाल पूछना शुरू कर दूंगा, कल आते ही सवाल पूछना शुरू कर दो। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।